गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरस्तु एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ से पाठ 5 जल। चलिए जल का हम अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? आपने देखे होंगे कि वह जल पूरा का पूरा या तो वाष्पित हो जाता है या फिर जमीन के अंदर चला जाता है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ये देखिए, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों और वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहता है, उसे ही जल चक्र कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि जल चक्र किसे कहते हैं। तो देखेंगे कि जल चक्र किसे कहते हैं। देखेंगे कि जिस प्रक्रम में देखेंगे कि जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे ही जल चक्र कहते हैं। उसे ही हम जल चक्र कहते हैं। देखिए चित्र 5.1 में देखेंगे। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पानी है, ये समुद्र है। वाष्पीकरण होके ये हुआ, वायुमंडल में गया, वायुमंडल से संघनन हुआ, फिर वर्षण हुआ और फिर ये देखिए फिर से पानी यहाँ पर आके बह के फिर यहाँ से ऐसा चला गया। तो आप देखेंगे कि जल चक्र क्या है। जल चक्र किसे कहेंगे हम कि जो लगातार जल अपना स्वरूप बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम जल चक्र कहेंगे। अब देखेंगे कि हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दी पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। बताइए, जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेज़न नदी में बहता हो। यानी बच्चों, जिस जल को आप आज पी रहे हो, आपने जिस जल को आज पिया है, हो सकता है कि वो बहुत पहले अमेज़न नदी में रहा हो, या हो सकता है कि वो नील नदी में बहता रहा हो, या हो सकता है कि वो गंगा नदी का हो। कुछ भी हो सकता है। यानी जो जल है वो लगातार क्या है, यात्रा कर रहा है। आलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाले नमक होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि बच्चों की समुद्र का जो पानी है हम उसको पी नहीं सकते, क्योंकि वो जो जल है ना बहुत लवणीय होता है। उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या खाने के उपयोग में किए जाने वाला नमक होता है। आपने देखा होगा कि जो जो नमक है ना, नमक भी कहाँ बनता है, समुद्र के पानी से बनता है। तो कहते हैं कि समुद्र में यदि आपको प्यास लग जाए तो आप समुद्र का पानी नहीं पी सकते, आपको प्यासे ही रहना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं फिर अपन। आप देखेंगे इस चित्र में आपको पूरा बताऊंगा कि देखिए ये प्रमुख समुद्र एवं झीलें हैं। आप देखेंगे, अब शुरू से हम देखते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ जो कोरल सागर है, ऑस्ट्रेलिया की एक प्रमुख नदी है, डार्लिंग नदी। कई बार पूछा जाता है कि डार्लिंग नदी कहाँ है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में। फिर यहाँ से हम चलते हैं तो एशिया में देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, देखिए कैस्पियन सागर है, और होंग ही नदी है चीन की, जो पूर्वी चीन सागर, अरब सागर है, काला सागर, लाल सागर। अफ्रीका के देखिए विक्टोरिया झील है, यहीं पर जो मिस्र की नील नदी है, नाइजर नदी है, दानुबी नदी है, काला भूमध्य सागर। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये देखिए दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील अमेज़न नदी है, जो सब विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और ये नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या देखिए इस तरह से आप इस चित्र के माध्यम से पूरे विश्व की प्रमुख झीलें हैं। ये देखिए सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, साल्ट लेक सिटी, मिसिसिपी नदी अमेरिका की। इस तरह से आप पूरे विश्व के जो है प्रमुख नदियाँ और झील का इस नक्शे में देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, जल का वितरण। क्या देखते हैं हम, जल का वितरण। आप देखेंगे कि लवणता क्या किसे कहते हैं। लवणता मतलब होता है कि 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब देखेंगे जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्यों करना पड़ रहा है अनेक देशों में? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत देखते हैं। तो देखिए महासागर का जो जल है वो कितना है, 97.3, यानी इतना सारा जो जल है वो समुद्र में भरा हुआ है, उस 97.3। और बर्फ क्षत्रक यानी बर्फ जो है, बर्फ के पहाड़ वगैरह जो हैं वो 0.2.0 हैं। और भूमिगत जल देखिए, जो जल का हम अधिकांश उपयोग में लेते हैं भूमिगत जल, वो कितना है, वो है 68 देखिए इतना सा जल है, वो कितना है 68 और झीलों या अलवण जल जो है वो कितना है 0.009, ठीक है। और नमकीन झीलें में 0.009 और वायुमंडल में 0.0019 है। और नदियाँ में जो है देखिए नदियाँ कितनी होती, लेकिन नदियों में भी मात्र कितना 0.0001। तो इस तरह से जल का वितरण है। यानी देखिए जो पीने योग्य पानी कितना है, मात्र हम कौन सा पी सकते हैं, भूमिगत जल, वायुमंडल, नदियाँ का बहुत कम पानी है। क्या आप जानते हैं कि इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लब कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब देखेंगे आप क्रियाकलाप लें कि 2 लीटर जल लें, मान लें यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, ठीक है 2 लीटर। 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं होता, यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। यानी आपको क्या काम करना है, एक जार में 2 लीटर क्या करना है, आपको पानी लेना है और पानी लेकर उसमें से 12 चम्मच जो जल है वो मापकर दूसरे कटोरे में रख लेना है। तो जो 12 चम्मच आप जल ले रहे हो ना, वो ही हमारे उपयोग का है, और बाकी जो जल है वो लवणीय जल है, यानी वो हमारे कोई काम का नहीं है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखें कि आप जल की कितनी मात्रा उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए आपका अलवण जल का वितरण, ये देखिए 9 चम्मच बर्फ क्षत्रक, 2 चम्मच भौम जल, इतना जाके ये देखिए इतना जल हम उपयोग कर सकते हैं। 12 चम्मच में से कितना
9 चम्मच जो है वर्प छत्रक के रूप में है, और 2 चम्मच जो है भौमजल है, आधा चम्मच अलवण जल जीरा है, और 1 बूंद, देखिए बच्चों 1 बूंद नदिया का, इसमें हम देखेंगे तो मात्र 1 बूंद पानी हम उपयोग कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अलाव और जल का वितरण। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास से होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? यानी देखिए, यदि आपको प्यास लगी है ना, प्यास लगी है तो आप दूध पियोगे तो प्यास नहीं बुझेगी, चाय पियोगे तो प्यास नहीं बुझेगी। यदि आपको प्यास लगी है तो अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी ही पीना पड़ेगा। देखिए, जल के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से जब हम गर्मी आती हैं, गर्मी के सीज़न में देखिए कि कितनी दिक्कत जाती है। लोग बाग 5-5, 6-6 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं, पानी लेकर आते हैं, और कितनी परेशानी जाती है। कई बार तो नल नहीं आते, बहुत दूर दूर से पानी लेके जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत जाती है। तो देखिए, तो हम एक क्वेश्चन आया है इसमें कि हमारे लिए जल क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारे लिए जल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि जल ही जीवन है, जल से ही हमारा जीवन है। यदि जल ना हो तो हमारा जीवन संभव है ही नहीं। और पृथ्वी में जीवन संभव इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में जल पाया जाता है। तो जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के लिए कुछ विधियां समझाइए अपने घरों में हम क्या है कि छत का पानी नीचे हम बहने ना दें, और क्या काम करें, स्कूल में छत में हम नीचे पानी वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, और उसे हम सीधे ज़मीन में जाने दें। अब देखिए, महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलना कुछ जादुई से अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायुओं में लवणीय गंध और लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित होने वाला होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान रहता है, यही कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों के इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। आपने देखा होगा कि जो समुद्र का पानी है, महासागर का पानी है, वो बहता नहीं है। जैसे नदी बहता है ना, बहता नहीं है ना। जैसे झील और तालाब का पानी शांत रहता, वैसा भी शांत नहीं रहता है। महासागर में का जो पानी है वो जल हमेशा गतिमान रहता है। और महासागर की जो गति है ना, उसे वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे है ना, तरंगे हुआ, ज्वार भाटा एवं धाराएं होती है। इस तरह हम महासागर के गतिमान जल को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। और देखिए, एक बहुत ही अच्छे जो टॉपिक आया है कि आप देखेंगे कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। यानी जल के महत्व को समझाया जाता है, और कैसे हम जल के संरक्षण कर सकें उसके बारे में देखिए समझाया जाता है। अब देखेंगे चित्र 5.3 में, यह देखिए प्रशांत महासागर है। देखिए ना, कितना अच्छा पानी है, ये देखिए। अब आगे देखेंगे, चलते हैं हम तरंगे। जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती हैं। देखिए, तरंगे किसे कहते हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजन होता है कि कैसे तरंगे के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इसे क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। जब देखिए, किसे तरंगे कहते हैं? जब महासागरीय सतह पर जल उठता और गिरता है तो इसे तरंगे कहते हैं। ये देखिए, ऐसा गिरता है और उठता है। चित्र 5.4 में देखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है।
इसके परिणाम फलस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जो सुनामी होती है ना, सुनामी आती है तो भूकंप के कारण समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है ना, वो बहुत ज़ोर से भूकंप के कारण से हिलती है, और हिलने के कारण क्या होता है कि समुद्र का जल एकदम ज़मीन की ओर तेजी से बढ़ता है। तो और जो उसके जो तरंगे होती ना, उसे 15 मीटर ऊंची विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती हैं। अब तक का सबसे विशाली सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 में सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। आप देखें ये तरंगे कितनी होती है, 700 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 730 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी जो दुनिया में सबसे तेज ट्रेन चलती ना, बुलेट ट्रेन, उसकी स्पीड भी कितनी होती है? 400 से 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर है। और आप देखेंगे कि यह तरंगे की जो किलोमीटर जो थी, यानी बुलेट ट्रेन से भी तेज थी, दुगनी थी। तो सोचिए आपकी जब इतनी तेज गति से यदि पानी बाहर आए तो कितना नुकसान होगा। अब देखेंगे कि सुनामी जापानी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने से पोताश्रय नष्ट हो जाता है। देखिए सुनामी, पृथ्वी का तांडव। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अभिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। यानी भारतीय जो प्लेट होती है, आपको पता है पृथ्वी की संरचना क्या है? पृथ्वी की संरचना है ये प्लेट से बनी हुई है। प्लेट ऐसी फंसी हुई है। आपको पता होगा कि पृथ्वी की जैसे सियोल, सीमा, केंद्र, निफे, ऐसा कोड है ना, तो वो ऐसी प्लेट है। तो भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट नीचे से धंस गई थी और समुद्र के तट पर आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय जल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। यह विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महाजल उसी की ओर बहने लगा। यानी क्या हुआ? विस्थापित हो गया, यानी समुद्र के जल ने अपना स्थान छोड़ दिया, विस्थापित हो गया और झुक गया, एक तरफ झुक गया। तो जब वो समुद्र का जो पानी खाली हुआ था तो वो उसको भरने के लिए विशाल मात्रा में उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप क्या हुआ कि दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तट से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौट आया। यह सुनामी लगभग 80 किलोमीटर घंटे की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयान गति से की जा सकती है। और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव, दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट और जो अंडमान निकोबार समूह, ये पूरा डूब गया था। यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी हवाई जहाज जो होता है ना, फ्लाइट, उसकी रफ्तार से भी ज़्यादा था लगभग उससे। जब सुमात्रा के भूकंप के अधिकेंद्र की तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ने लगी, तरंगे की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्री तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके परिणाम फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी ही ऐसी प्रणाली क्रियाशील है
लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में कभी कभी सुनामी कभी कभी आती, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत कम होती है। कि बच्चों आपको पता होगा ना, जो प्रशांत महासागर है उसमें ना ज्वालामुखी भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि यदि कुछ आता है तो हमें 3 घंटे पहले ही पता चला जाता है, जिससे हम लोग सतर्क हो जाते हैं और जन और माल की हानि हमें बहुत कम होती है। चूँकि जो सुनामी 2004 में आई तो हिंद महासागर में आई थी, तो हिंद महासागर में ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं, तो हमें इसका पता ही नहीं चला और इसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ। जो देखिए तमिलनाडु के तट पे जो सुनामी आई थी उसका दृश्य है, विनाशकारी दृश्य है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उसे अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो देखिए सुनामी आने का संकेत क्या है, सुनामी आती है तो उसका संकेत क्या है कि जो होता है ना तटीय क्षेत्र जो होता है उसमें जल की तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी भूकंप उठने लगती है। ये देखिए संकेत क्या है कि जो तटीय क्षेत्र में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। यानी सारे लोग क्या हो गए कि उसे देखने के लिए क्या हो गए, इकट्ठे हो गए कि क्या हो गया करके, कि समुद्र का पानी क्यों उधर जा रहा है। और ढेर सारे जब इकट्ठे दृश्य वो हो गए तो इसके परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंगे आई ना, तो बड़ी संख्या में जो लोग बाग वहाँ खड़े थे तो वो उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, कैसे तरंगे आ रही है, वो भाग ही नहीं पाए और वो पूरे के पूरी उनकी मृत्यु हो गई है। तो हमें क्या करना है कि कभी भी ऐसा हो कि समुद्र की जो तट का पानी कम हो रहा है ना, तो हमें तुरंत ऊंचे स्थान पे चला जाना चाहिए, ना कि वहाँ देखने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। अब देखिए ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर जल उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। यानी पूरे दिन में 2 बार नियम से यानी बिल्कुल फिक्स टाइम पे जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल तट पर बड़े हिस्से को डुबो देता है तो इसे ज्वार कहते हैं। यानी जब पानी बड़े हिस्से को डुबो देता, ऊपर उठता तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब जल अपने न्यूनतम स्तर पे चला जाता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। आप देखिए लघु ज्वार भाटा, चंद्रमा पृथ्वी क्यों आता है जल ज्वार भाटा, तो आप देखेंगे कि सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। किसके कारण आते हैं, सूर्य एवं चंद्रमा कि गतिशील गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे आते हैं। कई बार पूछा जाता है कि ज्वार भाटे क्यों आते हैं, तो आपको बताना होगा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल आकर्षित होता है। यानी देखिए जिधर जिधर चंद्रमा घूमेगा उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा की ओर जो है जल आकर्षित होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। का सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध पर होते हैं। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दाश में होता है
तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ऊपर जो है बृहत ज्वार भाटा, जब पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा है, जब ऐसी स्थिति में आता है तो गुरुत्वाकर्षण बल दो तरफ से, मतलब एक तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा सूर्य का और एक चंद्रमा का। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर पानी तेजी से उठता है, तो इसे बृहद ज्वार कहते हैं। और आप देखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी रहती है, तो दोनों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इधर भी और इधर भी लग रहा है, तो उस समय लघु ज्वार भाटा आते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज बंदरगाहों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। यानी जब नौ संचालन के लिए उच्च ज्वार जो आता है तो उससे क्या होता है कि नौ संचालन में सहायक होता है। ये जहाज बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं, यानी बहुत आसानी से जहाज को बंदरगाह तक ले जा सकते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके परिणाम फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाइयों के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे होने वाले जल के उतार चढ़ाव का विद्युत उत्पन्न करने में सहायक भी होते हैं, यानी इससे विद्युत भी बनाते हैं। अब देखिए महासागरीय धाराएं। महासागरीय निश्चित दिशा में महासागरीय सतह के नियमित रूप बहने वाली जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म एवं ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। भूमध्य रेखा यानी जो पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है ना। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। जैसे लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। कई बार पूछते हैं कि जो लैब्राडोर महासागरीय जल धाराएं वो शीत होती है क्या गर्म होती है, तो वो शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो होती है गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करती है। देखिए ना, गर्म धाराओं से स्थल सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कहाँ, जहाँ ये दोनों गर्म और शीत धाराएं जहाँ मिलती है ना, वह विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र यानी सबसे ज़्यादा मछली कहाँ होती है, तो वहाँ कहाँ होती है जहाँ दोनों धाराएं जाके मिलती हैं। तो यह कहाँ पर है, जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के इसके उदाहरण है। देखिए, ये देखिए भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा है, ये देखिए गल्फ स्ट्रीम, इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं। विपरीत धारा गल्फ स्ट्रीम, ये देखिए यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा होती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये पाठ को पूरा किया। आपको ये पाठ कैसा लगा बताइए। यदि अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करिए हमारी वीडियो को और कमेंट्स करिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके पाठ के बाद हम अगले वीडियो में लाएंगे इसके प्रश्न उत्तर कि वर्षण किसे कहते हैं, जलचक्र किसे कहते हैं, लहरों किसे कहते हैं, कारण बताइए कि समुद्री जल नमकीन क्यों होता है। तो आपको पता है कि लवण पाया जाता है इसलिए नमकीन होता है, फिर उसमें सही चिन्हित कीजिए। ऐसा हम सब बताएंगे आपको। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।